फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स के शो में, जिसमें हम कंप्लीट करते हैं करंट अफेयर्स के साथ में जो भी इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के क्वेश्चन होते हैं उन सभी को भी। दोस्तों, आज है 28 जून 2021 और आज जो भी नेशनल या इंटरनेशनल न्यूज़ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में इस वीडियो की PDF फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और साथ में इंस्टा के पेज को फॉलो करें। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। इसके अलावा यदि आप SSC रेलवे या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में हॉकी इंडिया ने पुरुष टीम का कप्तान किसे बनाया है? तो हाल ही में नियुक्त किया है टोक्यो ओलंपिक के लिए मनप्रीत सिंह को बनाया है हॉकी इंडिया ने पुरुष टीम का कप्तान। तो इनको देख लेते हैं। सबसे पहले आप इमेज में अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे हैं मनप्रीत सिंह जो कि पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन बने हैं। और साथ में क्या याद रखना है कि इसी के साथ महिला हॉकी टीम के कैप्टन भी बनाई है। वो किनको बनाई है? रानी रामपाल को। तो इस तरह से दोनों को आपको याद रखना है। अगर बात करें इसमें तो अभी तक ओलंपिक में अभी तक सबसे सफल टीम जो रही है, ओलंपिक में अलग अलग टीमें भाग लेती है जिसमें हॉकी टीम ने सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बनाए हैं और अभी तक 8 गोल्ड मेडल ये जीत चुकी है। और अगर बात करें सबसे लास्ट जो 8वां गोल्ड मेडल इंडिया टीम जीत कर लाई थी तो वो लेकर आई थी मॉस्को में जो आयोजित हुए थे ओलंपिक 1980 के अंदर, उसमें जीता था 8वां गोल्ड मेडल। अब दोस्तों बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की। तो इसका जो हेडक्वार्टर पूछा जाता है लुसाने स्विट्ज़रलैंड के अंदर है और इसके हेड याद होना चाहिए। तो इसके हेड है वर्तमान में नरेंद्र बत्रा याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के। अगर भारतीय हॉकी की बात करें, भारतीय हॉकी महासंघ की, तो इसके अध्यक्ष है ज्ञानेंद्रो निगावोम। ज्ञानेंद्रो याद रखना है। साथ में दोस्तों याद क्या रखना है, अभी इम्पोर्टेंट क्या हुआ था कि जो पंजाब के अंदर है मोहाली इंटरनेशनल स्टेडियम। कहाँ पे दोस्तों ये? तो ये है पंजाब के अंदर मोहाली इंटरनेशनल स्टेडियम। इसी का नाम पे रखा था, इसी का नाम चेंज करके बलवीर सिंह सीनियर के नाम पे रखा था जो कि एक हॉकी प्लेयर है। तो इस तरह से ये चीज़ें याद रखनी थी। इन्होंने भी 3 बार गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि हॉकी स्टेडियम, देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनने जा रहा है, तो उड़ीसा के अंदर जगह है दोस्तों, वहाँ पर बिरसा मुंडा स्टेडियम के नाम से ये बनने जा रहा है वहाँ पर। तो इस तरह से पूरे फैक्ट थे हॉकी से रिलेटेड, ये भी आपको याद रखने थे। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी एडलगिव हुरन फिलेंथ्रोपिस्ट्स ऑफ द सेंचुरी 2021 के अनुसार शीर्ष 50 दानदाताओं की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? दोस्तों याद रखना है, हुरन की एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में देखा गया है कि 50 सबसे ज़्यादा दानदाताओं की एक लिस्ट जारी की है। और इसमें बता दें कि सबसे ज़्यादा जो टॉप पर रहे हैं तो इसमें पहले स्थान पर रहे हैं भारत के जमशेदजी टाटा। इमेज में देख पा रहे होंगे, ये है जमशेदजी टाटा। तो इनका ये रिपोर्ट जो जारी की है, ये एक जो लास्ट शताब्दी थी उसके द्वारा इसको जारी किया गया है। कैसे? तो पिछली शताब्दी यानी कि लास्ट 100 वर्षों में देखा गया है इस रिपोर्ट के अंदर कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा दान किसने दिया है। तो इसमें जमशेदजी टाटा दुनिया में पहले नंबर पे आए हैं। साथ में ही अगर ये कौन जारी करता है तो हुरन के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। और इस सूची में जो 50 टॉप में है, इनमें जो टॉप 3 की हम बात करते हैं तो पहले नंबर पे तो हमने देखा है कि जमशेदजी टाटा, जो कि उनकी कितना दान दिया है इन्होंने? तो इन्होंने दान दिया है $102 बिलियन। अगर सेकंड स्थान पे बात करें तो ये हैं बिल गेट्स और मलिंडा गेट्स। तो ये आए हैं सेकंड स्थान पर और इन्होंने केवल $75 बिलियन ही दान दिया है। इसके अलावा अगर एक और आए हैं भारत के टॉप 50 के अंदर, वो है 12वें स्थान पर अजीज प्रेम जी। और अजीज प्रेम जी किसके? विप्रो के संस्थापक हैं। इस तरह से याद रखना है। और ये दान से ही रिलेटेड दोस्तों एक इंडेक्स भी जारी किया जाता है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। ये भी दान से रिलेटेड होता है और इसमें अभी हाल ही में रैंक जारी की थी 2021 के अंदर, भारत इसमें 14वें स्थान पर रहा था। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी थी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दोस्तों जाइकोवा डी, यहाँ पे देख पा रहे होंगे जाइकोवा डी कोरोना वैक्सीन की निर्माता कंपनी कौन सी है? तो हाल ही में अभी बनाने वाली है या फिर बना रही है जाइडस कैडिला। याद रखना है, जाइडस कैडिला कंपनी है जो कि जाइकोव डी वैक्सीन बना रही है। अब इससे रिलेटेड जानते हैं चर्चा में क्यों आई है। तो सबसे पहले अभी इसको मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन ये बनने वाली है देश की पहली ऐसी वैक्सीन जो कि ट्रिपल डोज होगी। मतलब सभी के अभी तक 2-2 डोज लगने वाले हैं, लेकिन ये पहली वैक्सीन होगी जिसके 3 डोज होंगे। साथ में क्या याद रखना है दोस्तों, पहली वैक्सीन लगेगी
उसके बाद 28 दिनों के बाद सेकंड और उसके 56 दिनों के बाद तीसरी वैक्सीन लगेगी। इस तरह से ये रहेगी। साथ में ही एक चीज़ और है, इसकी डीएनए प्लाज्मिड वैक्सीन बनने वाली है ये। और इसकी एक चीज़ और है कि ये रूम टेम्परेचर, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस पर भी इसको रख सकते हैं। अब इसके अलावा इसके और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि यहाँ पे तो बता दिया है कि फर्स्ट डोज, इसके बाद सेकंड के बाद 28 दिन और थर्ड में 56 दिन के बाद ये लगने वाली है। और साथ में हुआ क्या दोस्तों, जाइडस जो कैडिला कंपनी है, इसने जाइकोवा डी कोरोना वैक्सीन के लिए मंजूरी के लिए अभी आवेदन दिया है, लेकिन अभी ये मंजूर नहीं हुई है। इसके अलावा डीएनए बेस्ड वैक्सीन होगी जो कि प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का भी काम करेगी। इस तरह भारत की कौन सी होगी, तो ये 4th नंबर की वैक्सीन होगी और ये निडिल फ्री वैक्सीन भी रहेगी। अगर अभी तक देख लें कि कितनी कोरोना वैक्सीन अभी चल रही है इंडिया के अंदर, ये यूज़ में आ रही है, तो सबसे पहले कोविशील्ड, याद रखना है कि कोविशील्ड वैक्सीन को ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के द्वारा डेवलप किया गया है या फिर बनाया गया है। साथ में कोवैक्सीन, इसको भारत बायोटेक ने बनाया है, हैदराबाद के अंदर जो स्थित है। साथ में दोस्तों यह है स्पुतनिक भी, यह स्पुतनिक 5 जो कि कहाँ की, रूस की वैक्सीन है और इसे भारत सरकार ने मान्यता प्राप्त कर दी है। तो ये सब 2 डोज वाली वैक्सीन है। अब जो आई है दोस्तों 4थे नंबर की वैक्सीन बनेगी, अगर मंजूरी मिलती है तो ये बनेगी जाइकोवा डी वैक्सीन, जो कि कितने 3 डोज की होने वाली है। तो इस तरह अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने आदिवासी क्षेत्रों में कृषि के विकास के लिए कृषि विधिकरण योजना 2021 की शुरुआत की है। तो कृषि विधिकरण योजना 2021 गुजरात के अंदर इसको शुरू किया गया है आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए। तो इसके बारे में जानते हैं किस तरह से योजना का शुभारंभ किया है। तो हाल ही में इसको शुरू कर दिया है कृषि विविधीकरण योजना को। अब इस योजना में क्या होगा, तो जो आदिवासी क्षेत्र है कृषि के विकास के लिए इसमें शुरू किया गया है, और जो ज़िले आदिवासी ज़िले होंगे और उसमें इनको शुरू किया जाएगा। और उनको क्या लाभ देगी गवर्नमेंट, तो वहाँ पर उनको उर्वरक या फिर बीज खाद सभी को सब्सिडी के तौर पर या फिर कम मूल्य में उनको उपलब्ध कराने का कार्य करने वाली है इस योजना के अंतर्गत। साथ में याद क्या रखना है दोस्तों, इसके पहले एक योजना और स्टार्ट की गई थी, आदिवासी जिलों में ही योजना स्टार्ट की गई थी और उसका नाम था वन बंधु कल्याण योजना। वन बंधु कल्याण योजना जो कि 2007 में स्टार्ट की गई थी, और जिसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य भी यह था आदिवासियों की शिक्षा को बेहतर करना, रोजगार देना और जीवन स्तर को सुधारना। तो ये वन बंधु कल्याण योजना भी गुजरात में 2007 में स्टार्ट की थी। अब इसी योजना को क्या हुआ है और अपग्रेड करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए क्या किया है कि एक नई योजना शुरू की है जो हमने अभी देखी है। इसका नाम क्या है, बंधु कल्याण योजना 2007 के स्थान पर कौन सी कर दी है, कृषि विविधीकरण योजना 2021 को शुरू कर दिया। इस तरह से पूरा ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हाल ही में दोस्तों एक योजना और चली थी जो कि मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, ये भी कहाँ पर स्टार्ट की थी, ये गुजरात के अंदर। और इसमें क्या था, तो जो प्राकृतिक आपदाओं से फसलें वगैरह कुछ भी नुकसान होता है किसानों का, तो उसमें सहायता करती है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना में। अब अगर गुजरात की बात करें तो मैप में आप लोकेशन देख रहे होंगे, ये एक तटीय राज्य है गुजरात, जो कि भारत का सबसे अधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य है गुजरात, ये आपको याद रखना है फैक्ट। साथ में कैपिटल है गांधीनगर, मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। अब इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना है आपको कि देश की जो पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कहाँ पर बनी है, तो ये केवड़िया बन चुकी है गुजरात के अंदर। मतलब ये सिटी रहेगी जिसमें पूरी तरह से जो वाहन रहेंगे वो इलेक्ट्रिक रहेंगे। इसके अलावा भारत की पहली अगर लिथियम रिफाइनरी पूछी जाए कहाँ पर है, तो गुजरात के अंदर स्थित है। वो याद रखना है सबसे हल्की जो धातु है वो कौन सी है, लिथियम ही है। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 23 जून 2021 को अंटार्कटिका संधि की 60वीं वर्षगांठ मनाई। वर्तमान में संधि में कितने पक्षकार हैं या फिर कितने देश शामिल हैं, तो वर्तमान में इसमें कितने शामिल है, 54 देश इसमें शामिल है। किसमें, अंटार्कटिका संधि में, जिसकी अभी 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अब इसके बारे में जानते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है, जो 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अंटार्कटिका संधि का मुख्य उद्देश्य है कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर नियंत्रण करना और वहाँ पर पूरी तरह से अपना कंट्रोल कर सके। इसके लिए हुआ क्या था, सबसे पहले कि अंटार्कटिका संधि में 1959 में वाशिंगटन में 12 देशों ने मिलकर क्या किया था, हस्ताक्षर किया था। और उसमें क्या हुआ था, उसके बाद
उसी के कारण, क्योंकि वाशिंगटन में उन्होंने हस्ताक्षर किया था, इसलिए कभी कभी पूछा जाता है कि वाशिंगटन संधि किसे कहते हैं। तो ये अंटार्कटिका संधि को ही वाशिंगटन संधि के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन 1959 में तो साइन किए थे, लेकिन उसके बाद 23 जून 1961 को इस संधि को पूरी तरह से मान्यता दे दी या फिर इसको लागू कर दिया गया। अब अंटार्कटिका की बात अगर हम करें कि मैप के अंदर अंटार्कटिका कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख लें कि सबसे नीचे जो आप देख पा रहे हो अंटार्कटिका, यहाँ पर है अंटार्कटिका ध्रुव के ऊपर, जो कि पूरी तरह से बर्फ़ से ढका रहने के कारण ही इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना के अंदर। और अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछी जाए तो माउंट विंसन मैसिफ है। इसके अलावा अगर दोस्तों हाल ही में भी क्या हुआ था, विश्व का 5वां नया महासागर बना था, और वो कौन सा था, दक्षिणी महासागर बना था। इसको भी आपको याद रखना था। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन या फिर SCO की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सदस्यों की बैठक 2021 किस देश में आयोजित की गई। तो ये याद रखना है कि जो SCO की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक तजाकिस्तान के अंदर आयोजित की गई, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इसमें सदस्य शामिल होते हैं। तो इस तरह से भारत में कौन है, तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये हैं अजीत डोभाल, इन्होंने इसमें भाग लिया है। तो इसकी बात करते हैं दोस्तों, जैसे हमने उसमें देखा इमेज में कि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे, अजीत डोभाल ने इसमें भाग लिया था। और इसमें अजीत डोभाल ने क्या कहा, तो वहाँ पे सबसे पहले उन्होंने कहा है कि लश्कर और जैश ये क्या है, एक आतंकवादी संगठन है, और इन आतंकवादी संगठनों पर सबसे पहले कार्रवाई की जानी चाहिए। ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इस बैठक के आयोजन में कहा। अगर बात करें SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर है वर्तमान में, तो इसमें वर्तमान में अब 8 मेंबर हो गए हैं। तो ये कौन कौन से, चाइना है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रशिया है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। और याद रखना है कि जो 2 नए देश अभी शामिल हुए हैं, नवीनतम देश, वो कौन कौन से हैं, तो एक है इंडिया और एक है पाकिस्तान। तो ये दोनों नए नवीनतम देश इसमें जोड़े गए हैं।